सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का एक प्रकरण कारक को पढ़ने जा रहे हैं। कारक के संबंध में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी ऐसे बड़े से बच्चे हैं जिनकी समझ में कारक का प्रकरण समझ में नहीं आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए खाली समय में कारक के प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको इस विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। इसके माध्यम से हम लोग कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, उसको भी देखेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। इस कारक का जो प्रकरण है, इसमें जो आधार है वह हमारे ही व्याकरण की पुस्तक गुलमोहर है। गुलमोहर के आधार पर ही इस कारक प्रकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। गुलमोहर को रखने का मूल कारण यह है कि जिससे आप लोगों को पुस्तक पढ़ते हुए इस वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मूल प्रकरण कारक की तरफ। प्यारे बच्चों, कारक जो पूरा प्रकरण पुस्तक में है उसको आप देख पा रहे होंगे। कारक का मूल कारण होता है, इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जो वाक्य बनते हैं उस वाक्य का संबंध, जितने भी पद उसमें प्रयुक्त होते हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई एक वाक्य होगा तो उस वाक्य में कई तरह के हमारे व्याकरणिक शब्दावली का भी प्रयोग होता है, व्याकरणिक पदों का भी प्रयोग होता है। जैसे अगर आप पहला वाक्य देखें तो पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि मदन ने मीरा को किताब दी। अब यहाँ पर इन लोगों को अलग तरह से रंगित किया गया है, मतलब अलग तरह से रंगों में दिखाया गया है। तो इसका मूल कारण यह है, एक वाक्य है मदन ने मीरा को किताब दी। अब आप अगर मदन को देखो तो यह नाम है, संज्ञा है, मीरा भी संज्ञा है क्योंकि नाम है, और किताब भी संज्ञा है। तो इन सभी संज्ञाओं को आप गौर से देखेंगे कि पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इन तीनों शब्दाओं को जोड़ते हैं। किससे जोड़ेंगे? क्रिया के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर देना, लेना क्रिया है, दी। अब देखिए किसने दिया, तो मदन ने दिया। अभी जो ने है यह काम कर रहा है मदन का संबंध बताने के लिए मीरा से, और संबंध बताएगा किससे? क्रिया का, कि मदन ने मीरा को किताब दी। तो अब इन तीनों संज्ञाओं किताब, मीरा और मदन, इन तीनों को जोड़ने का जो काम करता है वही होता है कारक। कहने का भावार्थ यह है कि जब वाक्य में कोई संज्ञा हो और उस संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जो बताई जाती है, जो शब्द बताते हैं, जो पद बताते हैं, उनको ही हम कारक कहते हैं। अब इस पुस्तक में ढेर सारे उदाहरण हैं, हम इस उदाहरण को एक एक करके बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो हमारा उदाहरण है, जो हमारा एक प्रकार से मूल बात है, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम देखेंगे। अब जैसे जितने उदाहरण उन्होंने दिया, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। जो हमने पहले ही कहा कि जो भी पद होगा वाक्य में उसका संबंध संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ बताएगा। व्याकरण में इस संबंध को ही कारक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। जो संबंध होगा उस संबंध को जिसके माध्यम से बताया जाएगा उसी को कारक कहते हैं। कारक से यह पता चलता है कि वाक्य में आने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य की क्रिया को पूरा करने में कौन सी भूमिका निभा रहा है। अर्थात कारक यह बताता है कि जो संज्ञा या अथवा सर्वनाम का पद है वह उस वाक्य में किस कार्य को कर रहा है, किस तरह से उसकी वहाँ पर उपयोगिता है। तो अब हम इसको परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम, और किसके साथ? क्रिया के साथ जो संबंध होगा और जिन शब्दों के साथ बताया जाएगा, पदों के साथ बताया जाएगा, उसी को कारक कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर आपने इतने एग्जाम्पल देखे कि
बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। अब देखिए बच्चे, चम्मच, दूध, ये सब के सब हमारे क्या है, संज्ञाएं हैं। और संज्ञाओं का प्रयोग किससे हो रहा है, बच्चे का जो है वो ने से, चम्मच का से और पीना क्रिया हो गया। तो ये जो क्रिया है इसका संबंध इन तीनों संज्ञाओं से कौन बता रहे हैं, ने बता रहे हैं, से बता रहे हैं। अब आप कर्ता देखो, कौन पी रहा है, तो बच्चा पी रहा है। और क्या पी रहा है, तो दूध पी रहा है, तो कर्म कारक हो गया। किससे पी रहा है, तो चम्मच से पी रहा है, तो करण कारक हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, उसकी उपयोगिता क्रिया के साथ किस रूप में है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, वह क्या कार्य कर रहा है, जिन पदों के साथ यह बात पता चलती है उसी को कारक कहते हैं। परसर्ग या कारकीय चिन्ह, जो हम वाक्य में प्रयोग, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें से ने का देखा हमने, चम्मच से देखा, तो उसी को हम लोग परसर्ग कहते हैं। इसे हम कारक चिन्ह कहते हैं ना, उसी को परसर्ग कहा जाता है, या इन्हीं परसर्गों कारकीय चिन्ह कहते हैं। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों से दिखाया जाता है। अब जो हम चिन्ह यूज करते हैं, जो प्रतीक यूज करते हैं, उन्हीं चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है या उन्हीं चिन्हों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। तो आप चाहे उसको कारकीय चिन्ह कहिए अथवा परसर्ग कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। कारक के भेद की चर्चा कर लेते हैं। कारक के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, क्रिया को करने वाली जो संज्ञा होगी। दूसरा है कर्म कारक, जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े, मतलब उसके कार्यों का प्रभाव जहाँ पर पड़े वो कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक, वह संज्ञा जो क्रिया को करने में साधन बने। जैसे चम्मच से दूध पिया, तो से हो गया, साधन हो गया, माध्यम हो गया जिसके द्वारा हुआ। संप्रदान हो गया, जिस संज्ञा के लिए, अब यहाँ पर के लिए जब आएगा कि भाई स्वस्थ रहने के लिए टहलना जरूरी है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया, स्वस्थ करने के लिए, है ना, स्वस्थ रहने के लिए। अपादान होता है, यहाँ पर अलगाव का अर्थ होगा, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही है अपने मूल से। ध्रुवम अपायदानो, है ना, तो ध्रुवम अपायदानो का अर्थ ही होता है। संस्कृत में आपने कारक अगर पढ़ा होगा तो उसका सूत्र ही होता है ये वाला, कि ध्रुव मतलब होता है जो अपनी जड़ से अलग हो गया हो। अधिकरण कारक, अधिकरण जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बने, कि मतलब क्रिया कहाँ घटित होती है। तो ये तो 6 कारण है, इसके 6 भेद जो हैं यह कुछ विद्वानों के अनुसार हैं। कुछ विद्वान 2 कारकों को और मानते हैं। 8 कारक, वैसे सामान्यतः 8 ही माने जाते हैं। अब इस पुस्तक में अलग से दिया हुआ है तो हमको इसी के आधार पर चलना है। संबंध कारक, क्रिया से संबंध ना बताकर 2 संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताने वाला। यह क्रिया से संबंध नहीं बताता, बल्कि 2 संज्ञाओं के बीच में क्या संबंध है उसको जो बताता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। संबोधन कारक, वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। वक्ता मतलब जो बोल रहा होता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं, आप बोल रहे हैं तो आप वक्ता हैं, जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। तो ये 8 भेद हैं कारक के सामान्य रूप में, मुख्यतः 6 भेद। तो मुख्यतः और सामान्य रूप में आपसे मतलब नहीं, आप पूरा 8 भेद ही मानेंगे कि कर्ता की कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी का एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है कर्ता कारक। इसका कारकीय चिन्ह शून्य, ने, से या के द्वारा भी होता है। अब शून्य का अर्थ होता क्या है कि जहाँ पर आप कोई शब्द देखोगे ना तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह का प्रयोग बनाया रहा होगा, लाघव चिन्ह कहा जाता है उसको। अब इस पुस्तक में कुछ अलग सा ही लिखा हुआ है, तो उसका मूल कारण क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब कौन पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चे उड़ा रहे हैं। क्रिया हो रही है उड़ने की, क्या उड़ाने की, पतंग को। तो जो पतंग उड़ा रहा है उस वाक्य का मुख्य कौन हुआ, बच्चे हुए। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, ऐसे होता है या के द्वारा होता है।
तो यहाँ पर बच्चे तो हैं लेकिन ने या उसका चिन्ह नहीं है, इसी को कहा जाता है शून्य चिन्ह। लेकिन कर्ता तो है इसमें, क्योंकि बच्चे क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे उड़ा रहे हैं। लड़कियां हंस रही हैं। अब हंसने का क्रिया किसके द्वारा हो रही है? लड़कियों के द्वारा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ने चिन्ह नहीं है, इसी को कहा जाता है शून्यकारकीय चिन्ह कर्ता का। ठीक, अब हम देख लेते हैं वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में कही जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ, उस वाक्य का जो मुख्य कर्ता होगा, अगर उसी की प्रधानता उस वाक्य में है, तो हम उसी को कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह केवल ने ही नहीं है, ने के अलावा शून्य, से, के द्वारा भी कर्ता कारक की सूचना देखते हैं। यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है इसे हम त्रुटिबोधक भी कहते हैं या संकेत सूचक चिन्ह भी कहते हैं। संबंध कारक तथा संबोधन कारक दोनों को ही कारक ना माने जाने का आधार है कि इनमें संज्ञा का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। संबंध कारक में आपने देखा है कि संबंध कारक क्या होता है कि वो संज्ञा से संज्ञा के बीच में संबंध बताता है, क्रिया से नहीं बताता। जबकि कारक का मुख्य कार्य है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध हो, क्रिया से बताता है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने, कुछ व्याकरणों जो हमारे व्याकरण होते हैं, उसे उन्होंने अलग कर दिया संबंध कारक और संबोधन कारक को। संबंध कारक में यह संबंध किसी अन्य संज्ञा से दिखाया जाता है तथा संबोधन कारक में उस संज्ञा विशेष को संबोधित किया जाता है। इसलिए विद्वानों ने कारक को अलग रखा, संबंध कारक और उसको। अब देखिए कर्ता कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग। लड़का सो रहा है, अब सोने का आनंद किसे मिल रहा है? लड़के को। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ने नहीं है ना। वह लिख रही है, कौन लिख रही है? वह। तो वह तो है कर्ता है ना, लिखने का कार्य किसी के द्वारा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है शून्य कारकीय चिन्ह वाला कर्ता कारक। कुत्ता भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। भौंकने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? कुत्ते के द्वारा हो रही, तो कुत्ता क्रिया हो गया। भाई कुत्ता भौंकेगा तो कुत्ते का ही जबड़ा या उसका मुख ही दर्द करेगा, किसी दूसरे का तो करेगा नहीं। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो वहाँ पर कुत्ता है, इसलिए कर्ता कारक हमारा होगा, लेकिन चिन्ह नहीं है। दूसरा ने को देख लेते हैं। किसानों ने फसल काट ली है, किसने काट ली है? किसानों ने। अब यहाँ पर आप देखो कि ने का चिन्ह मिल गया, तो आप कर्ता कारक करने में आपको कोई संकोच नहीं। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, तो सिपाही ने, किसने? सिपाही ने। मतलब क्या है, अगर आप ये कहते हैं कि कहीं अगर ने चिन्ह होगा तभी कर्ता कारक होगा, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं पर आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें ने का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वह पूरा वाक्य कर्ता कारक ही होगा। शून्यकार के चिन्ह का मतलब यही था। से अथवा के द्वारा बच्चे से लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो है बच्चे से लिखा नहीं जाता, अब ये हमारा होता। अब यहाँ पर जो इन्होंने प्रयोग किया से के द्वारा, एक हिंदी और संस्कृत में वाच्य होता है। वाच्य का जो होता है, अब इन्होंने यहाँ पर इसे क्यों रखा ये अलग बात है। ये वाच्य है, आप देखोगे ना, एक कृतवाच्य है ना। कृतवाच्य बच्चे से लिखा नहीं जाता। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये भाववाच्य में आता है, जहाँ भी मिल जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये कर्म कारक है। लेकिन इस पुस्तक में इतनी त्रुटियाँ हैं, इसको क्या कहना। अब इस वाले में जो आप देखोगे ये भाववाच्य के उदाहरण है, पहला वाला। तो यहाँ पर इन्होंने रखा है कर्ता के द्वारा। अब कर्ता कैसे है? कर्ता इस रूप में है कि लिखा नहीं जा रहा है, तो किससे नहीं लिखा जा रहा है? बच्चे से। तो नहीं लिखने की जो क्रिया है उसका आधार किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। इसलिए यहाँ पर इन्होंने से अथवा के द्वारा का प्रयोग करके इसे कर्ता कारक के रूप में रखा है। चलिए अगला देखते हैं कर्म कारक। इसका कार्य की चिन्ह भी शून्य अथवा को है। आपको हर जगह मिल जाएगा भाई, शून्य वाला जो है वो हर जगह मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप चित्र देखोगे, शून्य क्या होगा? बच्चा तबला बजा रहा है। अब बच्चा तबला बजा रहा है तो तबला का मतलब क्या है? यहाँ पर तो नहीं आया कि बच्चा तबले को बजा रहा है, को नहीं लगाया गया है ना। लेकिन यहाँ पर तबले को ही पीटा जा रहा है, उस पीटने की क्रिया बच्चे के द्वारा जो हो रही है उसका प्रभाव तबले पर ही पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। लेकिन आपको चिन्ह नहीं मिल सकता।
माँ बच्चे को बुला रही है, अब कर्म का चिन्ह है को, तो यहाँ पर आपको मिल गया, है ना। उसने किताब फाड़ डाला, किसने, उसने तो हो गया कर्ता, किसको फाड़ डाला, किताब को। अब यहाँ पर को चिन्ह नहीं है इसका मतलब, लेकिन फाड़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, किताब पर पड़ा, इसलिए इसे कहा गया कर्म कारक। अर्थात क्या हुआ कि वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। उसने किताब फाड़ डाली हो गया, बच्चे तबला बजा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर को चिन्ह नहीं है, लेकिन क्रिया हो रही है तबले को बजाने का, इसलिए कर्म कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। यहाँ वाक्य में बच्चे, वाक्य 2 में किताब तथा वाक्य 3 में तबला संज्ञाएं कर्म कारक में हैं। शून्य वाला हमने बता दिया, लड़कियां चावल बीन रही, किसको बीन रही हैं, अर्थात को का प्रश्न आप करोगे तो उत्तर मिलता है, तो कर्म कारक है चावल को। लेकिन आप देखो यहाँ पर को का चिन्ह नहीं लगा, इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि यहाँ पर कर्म कारक नहीं। वह गाना गा रहा है, किसको गा रहा है, गाना को गा रहा है, तो को चिन्ह नहीं है, इसलिए से शून्य कारक चिन्ह कहा गया। ये है, उन्होंने मकानों को तुड़वा दिए। अब किसको तुड़वाया, मकानों को तो मिल गया, आपको आसान हो गया। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो क्रिया है, उसका प्रभाव जहाँ पर भी पड़ेगा। बच्चा तबला बजा रहा है, अब दर्द तो तबले को होगा, पीटत बेचारा हो जा रहा है, तो उसकी पीटने की क्रिया, बजाने की क्रिया का प्रभाव तबले के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए तबला कर्म कारक होगा। तबला शब्द तो संज्ञा है, लेकिन पूरे वाक्य में कि बच्चा तबला बजा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि उसके बजाने की क्रिया का जो प्रभाव है वह कहाँ पर पड़ रहा है, तो सीधी से अर्थ है तबले के ऊपर। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, अखबार को, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कर्म कारक। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो होगा हमारा कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, कारकीय चिन्ह इसका से है। करण का अर्थ है साधन, मतलब माध्यम, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, अर्थात माध्यम का कार्य करती है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वह करण कारक में कही जाती है। जैसे बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, से का प्रयोग आ गया, किससे पी रहा है, बोतल से। अगर आप कहते कि गिलास से तो फिर हो जाता, अगर कहते बाल्टी से तो बाल्टी से पी रहा है, मतलब माध्यम है। बच्चे के दूध पीने की जो क्रिया है वह किसके माध्यम से हो रही है, जिसके माध्यम से होगा वो करण कारक होगा। मुझे फ़ोन से सूचित करें, किससे सूचित करना है, फ़ोन से, पत्र से नहीं करना। अगर से मिल गया, मुझे फ़ोन से सूचित करना, तो वहाँ पर से का चिन्ह मिल गया। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, किससे पीटा, डंडे से, जूते से, जैसे भी आप कह सकते हैं। माध्यम होना चाहिए, पीटने की जो क्रिया है जिससे हो रहा है। पुलिस करता हो गया, तो पुलिस ने चोर को पीटा, किसको पीटा, चोर को। अब देखो पीटने का दर्द किसको मिला, चोर को, तो यहाँ पर तो हो गया कर्म कारक चोर को में। और किससे पीटा, डंडे से पीटा, तो पीटने की जो क्रिया थी यह माध्यम बना डंडा इसका। लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाया, अब किसने बनाया, लड़कियों ने, तो हो गई कर्ता। किससे बनाया, पेंसिल से, किसको बनाया, चित्र को, चित्र हो गया कर्म कारक, और बनाना तो क्रिया हो गया। इसलिए तीसरा हमारा हो गया करण कारक। करण का अर्थ क्या हुआ, कर्ता जिसके माध्यम से अपने कार्यों को करता है उसे हम कहते हैं करण कारक। 4 उदाहरणों में आपने देख लिया। चौथा है उसके आगे संप्रदान कारक। इसका कारकीय चिन्ह क्या है, के लिए, या प्रसर्ग क्या है, के लिए या को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, अब किसके लिए, मरीजों के लिए। क्या भिजवाया, कंबल। अब देखो कंबल में क्या होगा, यहाँ पर को चिन्ह नहीं, लेकिन यहाँ पर होगा कर्म कारक। हम हो गया सर्वनाम, हम है, उसमें ने चिन्ह मिल गया कर्ता कारक, तो हमने तो कर्ता हो गया, मरीजों के लिए संप्रदान हो गया, क्या, कंबल हो गया कर्म कारक, और भिजवाना क्रिया। माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, अब किसने बनाया, माँ ने, तो हो गई कर्ता। किसके लिए बनाया, मेरे लिए, ये हो गया हमारा संप्रदान। क्या बनाया, हलवा को बनाया, तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। हलवा ही तो जलेगा बेचारा कढ़ाई या बर्तन में, तो इसकी बनाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, हलवे के ऊपर।
माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। किसको? मौसी को। अब किसको? मौसी को। तो मिठाई किसके लिए बनाई गई? मौसी के लिए। हमने भिखारियों को दान दिया। किसको दान दिया? भिखारियों को। तो यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक हम लोगों ने देखा। संप्रदान कारक में क्या हुआ कि वाक्य की क्रिया जिसके लिए घटित होती हो, जैसे आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो ज्ञान किसके लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ने की क्रिया किसके लिए हो रही है? ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया संप्रदान कारक। पांचवा देखते हैं अपादान कारक। ध्रुवम अपायोदानो, इसका सूत्र होता है संस्कृत में कि ध्रुव से जो अपाय हो जाए, अलग हो जाए। वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से या किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है, वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। यहाँ पर आप देखो कि संज्ञा ही तो संज्ञा से अलग होगी। भाई सीढ़ी क्या है? सीढ़ी नाम है तो संज्ञा है, और सीढ़ी से वह गिर पड़ा तो वह भी तो सर्वनाम है। तो संज्ञा अथवा चाहे सर्वनाम हो, दोनों ही एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। उसी को कहा जाएगा अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कौन गिर रहा है? पत्ते। अब यहाँ पर देखो पत्ते हो गया हमारा कर्म कारक ना। पे किससे गिर रहे हैं? पेड़ से। अब पत्ते हमारा हो गया कर्म कारक। समुद्र से तेल निकाला गया, कर्म कारक है। हाँ, कर्म कारक ही होगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, किसको गिरा है? कर्ता होगा ना, कर्ता नहीं, कर्म ही होगा। समुद्र से तेल निकाला जाएगा। किससे तेल निकाला जाएगा? समुद्र से। पत्ते संज्ञा हो गया, पेड़ हो गया भी संज्ञा। देखो एक संज्ञा पेड़ है, एक संज्ञा पत्ता है, और दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। भाई पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ते का संपर्क पेड़ से अलग हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि पेड़ का संपर्क पत्ते से अलग हो गया। दोनों बातें एक जैसी ही है। आप चाहे कहिए कि पत्ता गिरा, चाहे कहिए पेड़ गिरा, कर्म कारक। वह नदी से पानी भर लाया। अब देखो नदी से पानी भर लाया। अब आप सोचोगे कि इसमें तो से लगा, कर्ण कारक होगा। नहीं, जितना भी वो पानी भर के लेके आया नदी से, उस पानी का अलगाव तो उस नदी से हो गया ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? अपादान कारक। वह ट्रेन से बाहर आ गई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, वह ट्रेन से बाहर आ गई। ट्रेन से बाहर का अर्थ हुआ कि वह ट्रेन से हट गई, उतर गई। लेकिन अगर होता कि वह ट्रेन से घर आई, तब तो होता क्या? माध्यम, तब होता वहाँ पर करण कारक। लेकिन यहाँ पर क्या है? ट्रेन से वो उतर गई, इसलिए यहाँ पर हो गया अपादान कारक। तो अपादान जो हो गया हमारा, वह क्या हुआ कि ट्रेन से बाहर आना। अगर ये होता वह ट्रेन से घर गई तो होता माध्यम, बस से, ट्रेन से, साइकिल से, पैदल ही। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? ट्रेन से उसका संपर्क अलग हो गया। बच्चा बस से उतरा। अब आप स्कूल आते हो, बस से आप आते हो तो माध्यम है कि बच्चा स्कूल बस से जाता है, ये वाक्य हो गया। लेकिन अब बस स्कूल में आई और आप उतर पड़े, और हमने वाक्य बनाया कि बच्चा बस से उतरा। तो इसका मतलब क्या हो? बस से बच्चे का संपर्क अलग हो गया। अब देखो बस भी संज्ञा, बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा। तो इससे क्या हो गया? अपादान कारक हो गया कि उस बच्चे का संपर्क बस से अलग हो गया। ध्यान रखिए, में वही उन्होंने बताया हुआ है कि करण कारक था अपादान कारक में क्या अंतर है। छठा हम देखते हैं अधिकरण कारक, जिसका कारक के चिन्ह इतने हैं: में, पर, ऊपर के, भीतर के, पहले अथवा को। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में कही जाती है। जहाँ पर वह क्रिया संपन्न होगी, घटित होती मतलब घटती है, होती है, उस स्थान या समय का आधार जहाँ पर होगा। जैसे मान लो शिक्षक बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर वो पढ़ाने की क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है? कक्षा में। शिक्षक बच्चों को मैदान में पढ़ा रहे हैं, तो वह कहाँ पर हो रहा है? मैदान में वह क्रिया घटित हो रही है। ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में स्थानवाची संज्ञा शब्दों के साथ में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले आदि कार के चिन्ह या परसर्ग लगाते हैं। समय सूचक संज्ञाओं के साथ इन सभी परसर्गों के अलावा को परसर्ग भी लग सकता है। जैसे बिल्ली रसोई में है। अब देखो यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? उसके रहने का स्थान क्या है? रसोई। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? छत पर। वह मेज के ऊपर पैर रख कर बैठा है। उसने पैर कहाँ रखा? मेज के ऊपर।
घर के भीतर कोई चोर है। कौन है? कोई चोर है। कहाँ है? घर के भीतर है। कहाँ है? छत के ऊपर है। तो ये अधिकरण कारक है। वह शाम को आएगा। अब समय बता रहा है, कब आएगा? शाम को। तो शाम को आने की क्रिया जब कब घटित होगी? शाम को। हम दिसंबर में शिमला जाएंगे। कब जाएंगे? जाने की क्रिया कब संपन्न होगी? दिसंबर में, है ना। वह 3:25 पर पहुंचा। अब देखो पहुंचने की जो क्रिया हो कब है? 3:25 पर। तो ये पूरा जो वाक्य होगा हमारा अधिकरण कारक होगा। 7वां है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह का, के, की, रा, री, रे, है ना। जहाँ किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, वहाँ संबंध कारक में होता है, वहाँ संज्ञा संबंध कारक में होती है। जैसे ये बच्चों की किताबें हैं। अब ये किताबें किसकी हैं? तो बच्चों की हैं। उसने कपड़े की दुकान खोली है। उसने किसकी दुकान खोली? तो कपड़े की। अब इस संबंध कारक को कारक से क्यों हटाए थे? क्योंकि वो कहता है कि संबंध जो बताता है वो संज्ञा से नहीं बताता, संज्ञा से क्रिया का नहीं बताता, बल्कि वो संज्ञा से संज्ञा का बताता है। और कारक का जो कार्य होता है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है क्रिया के साथ। जैसे है, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन आप इस वाक्य को पढ़िए, देखिए, ये बच्चों की किताबें हैं। अब बच्चा भी क्या है? जाति सूचक, जातिवाचक संज्ञा, और किताब भी संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। तो किताब और बच्चा दोनों का संबंध कौन बता रहा है? की बता रहा है। किसकी किताबें हैं? बच्चों की। तो एक संज्ञा बच्चा, दूसरी संज्ञा किताबें। इसलिए कहा गया कि यह कारक चिन्ह, मतलब यह कारक के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह तो संज्ञा का संबंध संज्ञा से ही बता रहा है, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से ही है। और इससे कहते उसने उसे किताबें दी। अब उसने उसे किताबें दी। अब उसने उसे किसको? उसको। तो दोनों सर्वनाम हो गए। इसलिए कहा गया कि संबंध कारक जो है वह कारक में नहीं आएगा। उसने कपड़े की दुकान खोली है। किसने? उसने, संज्ञा, सर्वनाम। किसकी दुकान? कपड़े की, जातिवाचक संज्ञा। क्या खोली? दुकान खोली। ये सभी संज्ञाएं हैं। तो किसकी दुकान? कपड़े की। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है? दोनों संज्ञा हैं। इसलिए इसे कारक चिन्ह नहीं, इसे कारक में नहीं रखा जाता। गर्मियों में पत्थरों का मकान बहुत गर्म हो जाता है। पत्थरों का मकान, देखो यहाँ पर पत्थर भी संज्ञा, मकान भी संज्ञा, और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। का संबंध बता रहा है, भाई किसका मकान? पत्थरों का मकान, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यह संबंध कारक जो है वह कारक की श्रेणी में नहीं आता। राम के सभी बेटे बहुत होशियार हैं। किसके? राम के। कौन? बेटे। ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? के कर रहा है। इसलिए मेरी कमीज फट गई। क्या फट गई? कमीज। तो देखो कमीज भी क्या है? जातिवाचक, और मेरी क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बता रहा है, फट गई क्रिया का नहीं बता रहा है ना। तो अब यहाँ पर होता कि कमीज फट गई, तब तो हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरी कमीज, इसके पहले सर्वनाम आ गया, संबंध बता रहा है, भाई किसकी कमीज फट गई? मेरी फट गई। तो मेरी कमीज क्या है? यहाँ पर एक प्रकार से सर्वनाम का संज्ञा से संबंध बताने के कारण ही संबंध कारक हुआ। हमारी कहानियाँ पत्रिका में छपी हैं। किसकी कहानियाँ? हमारी। कहानियाँ भी संज्ञा, हमारी भी संज्ञा, इसलिए इसे कहा जाता है संबंध कारक। ठीक। तो अंतिम है संबोधन कारक, जिसका कारक चिन्ह है अरे, हे, रे, ओ आदि। जब वाक्य में किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में कही जाती है। संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हे, रे, अरे, ए आदि जो देख रहे हैं, आदि विस्मय आदि सूचक अव्यय लगाए जाते हैं। आपने जब पढ़ा था अव्यय में, तो हमने क्रिया विशेषण पढ़ा हुआ है, और 8वीं कक्षा में पूरा हमने पढ़ा हुआ है क्रिया विशेषण या अव्यय पद किसे कहते हैं। संबोधन कारक के कारकी चिन्हों का प्रयोग। अब देखिए, अरे लड़के इधर मत बैठो। जैसे आप भी विद्यालय में होते हैं तो आपको बोला तो बच्चों यहाँ से जाओ उधर, तो किसको बुलाया गया? बच्चों को बुलाया गया। और कहते भाई ये तो फिर क्रिया का तो कोई संबंध बता ही नहीं रहा, ये तो बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा है, उस पर यह नज़र रख रहा है। हे भाई जरा इधर तो आना। अब हे भाई, ये भाई को बुला रहा है, क्रिया से तो कोई मतलब ही नहीं है।
भाइयों और बहनों, अपने प्यारे नेता को वोट दो। अब भाइयों और बहनों को बुलाया जा रहा है, यहाँ तो वोट देने का कोई मतलब देने का कोई मतलब नहीं। लड़कियों चाकू से मत खेलो, किसकी बात हो रही? लड़कियों की हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कारक चिन्ह जो होते हैं उनकी मुख्यतः संज्ञा, उसके मुख्यतः 6 भेद, सामान्य रूप में 8 भेद। तो आप अपनी पुस्तक के आधार पर 6 भेद को ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही किया। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम कारक है। यह संबंध इस आधार पर तय होता है कि वाक्य की संज्ञा कौन सा प्रकार, मतलब कौन सा कार्य कर रही है, तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग दे रही है, काम कौन करता है? कारक। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। अब देखिए, यह एक प्रकार की विडंबना है। इन्होंने कहा मुख्यतः 6 भेद, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख्यतः की कुल 8 कारक। तो आप हमारे मतानुसार इसको 8 ही मान करके रखिए, क्योंकि लास्ट में इन्होंने रखा है कि भाई हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं। ऊपर इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि 6 कारक हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि कारक के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। प्रत्येक कारक को विभिन्न कारक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको आपने देख लिया, ने, के, सो आदि। कुछ कारक चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकते हैं, इसको भी हमने देख लिया। अब देखिए, यहाँ पर सही गलत का देख लेते हैं, तो आपको करने लायक है, इसको आप लिखोगे अलग से, हम इसको देख लें जो हमारे इसके माध्यम से हो सकता है। वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया में संबंध बताने वाली इकाई कारक है। सही है अथवा गलत, इसको आप कह सकते हैं भाई सही है। हिंदी में कारकीय संबंधों को प्रसर्गों से दिखाया जाता है। आपने देखा कि कारकीय चिन्हों को ही प्रसर्ग कहा जाता है, ये भी ठीक है। हिंदी के ने, को, से पर आदि प्रत्यय हैं, ये भी ठीक है। वैसे प्रत्यय तो है नहीं, ये एक प्रकार से क्या है, ये हमारे होते हैं संबंध कारक ही होते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है तो प्रत्यय, आदि प्रत्यय हैं। प्रत्यय है कि भाई हमने उसको राम से, और प्रत्यय आता लास्ट में है, आपको पता है, अंतिम में आता है। तो इस नज़र से ही का प्रत्यय तो है, लेकिन पूरी तरह से गलत है। प्रत्यय नहीं होते, अव्यय होते हैं। लेकिन अब प्रत्यय की परिभाषा ये है कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगे, उसके अंतिम वर्ण का हो, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इस हिसाब से कि जैसे राम ने, उसको, और उससे, है ना, इसलिए यहाँ पर कहा गया। हिंदी में कर्ता कारक के कारकीय चिन्ह है ने, से तथा सो। ने भी ठीक है, ये भी सही है आपका। करण कारक में से कारकीय चिन्ह से साधन का अर्थ प्रकट होता है, ये भी ठीक है भाई, साधन तो होता है। संप्रदान कारक के कारकीय चिन्ह है को के लिए, ये भी ठीक है। अपादान और करण कारकों के कारकीय चिन्ह समान हैं। अपादान का भी आप देखोगे से ना, और कारण कारक का भी देखोगे से, तो ये हो गया आपका, ये भी ठीक है। तो गलत तो हुआ नहीं, फिर एक भी नहीं गलत हुआ इसमें। तो ये हमारे हिसाब से इसको गलत होना था, लेकिन अब इनके हिसाब से नहीं गलत है, ये भी ठीक बात है कि भाई प्रत्यय तो हैं, बाद में आ रहे हैं। आगे छठा वाला, कोष्ठकों में से उपयुक्त शब्द कोष्ठक बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये वाले, इसे कहते हैं कोष्ठक। ये जो आपको देखा गया ना, एक चिन्ह ए वाला और एक चिन्ह ए वाला, इसे कहते हैं कोष्ठक। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, वह संज्ञा कारक में होती है। इसे आप करिए, इतना आपने पढ़ लिया है, कर लेंगे। क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ कारक होते, इसको भी आप करिए। करण कारक तथा कारकीय चिन्ह है, इसको भी आपने देख ही लिया, 7वें का था। में, पर, ऊपर आदि प्रसर्ग कारक के कारकीय चिन्ह, इसको भी आप अपने से करिए। अगला हम देख लेते हैं, बच्चों से चला नहीं जाता। अब आपने इसको कर्ता कारक में देखा था, लेकिन है ये भाववाच्य। बच्चे ने दूध पिया, कर्म कारक, किसको पिया? दूध। मैंने मोहन को किताब दी, कर्म कारक। बच्चे ने माँ को बोतल से दूध पिलाया। अब देखो यहाँ पर बोतल से आ गया तो करण हो गया। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो हो गया अधिकरण। कपड़े की दुकान में आग लग गई, कपड़े की दुकान संबंध कारक। छत पर मत चढ़ो। अब यहाँ पर लिखित वाक्यों की कारकीय अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखिए।
छत में नहीं होता, छत के ऊपर होता ना, छत में थोड़े चढ़ेंगे, कोई छत पर मत चढ़ो। मेरे को आज नहीं जाना, मुझे आज नहीं जाना। राम को एक बेटा है, राम का एक बेटा है। मदन की 3 लड़कियां हैं, मदन की 3 लड़कियां हैं, मदन की 3 लड़कियां। ये तो ठीक ही है, मदन की 3 लड़कियां हैं। वे रेलगाड़ी को आई हैं। अब इसका क्या मतलब है? वो रेलगाड़ी से आई हैं, ये भी हो सकता है, से ही होगा। वे रेलगाड़ी से आई हैं। अब हमसे मतलब अब हम में हिम्मत नहीं है, से एक जगह में कर दीजिए। मिलान कीजिए। बच्चों ने फिल्म नहीं देखी, किसने नहीं देखी? बच्चों ने, तो इसका कहाँ होगा? कर्ता कारक होगा। माता ने बच्चे को मिठाई दी। अब देखो यहाँ पर संप्रदान भी होगा और वो भी होगा। वह छत से नीचे गिरा। अब देखो छत से उसका संपर्क हट गया तो हो गया अपादान कारक। वह मेरी दुकान है, संबंध कारक। किसकी दुकान है? तो मेरी है, तो संबंध हो गया। अरे भाई झूठ मत बोलो, ये हो गया हमारा संबोधन कारक। वे चाकू से सेब काट रही हैं, ये किससे काट रही हैं? चाकू से, तो करण कारक। वे रसोई में बैठी हैं, कहाँ पर बैठी हैं? रसोई में, तो हो गया अधिकरण कारक। वह किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब को, तब तो बचा ही एक होगा, तो सीधा हो गया हमारा पढ़ने की क्रिया किताब पर पढ़ रही है। अब यह है कुछ करके एक चार्ट पर सभी कारकों के भेद तथा उनके कारक के चिन्ह लिखिए। अब प्रत्येक भेद के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक से 2-2 उदाहरण छाट करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी यह जो वीडियो थी, यह आपने देखा कि कारक चिन्हों के ऊपर हमने पूरा एक एक शब्द को देखा, एक एक वाक्यों को हमने देखा है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसे अपने विषय अध्यापक या अध्यापिका जी से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।